हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मियोसिस वन के बारे यानी मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मियोसिस जो होता है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये सेल डिवीज़न का एक टाइप है। ठीक, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि ये आपको अच्छे से मियोसिस का जो प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न का, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसमें कुछ आपको न्यूमेरिक बताएंगे जो आपको इस मियोसिस के डिफरेंट फेजेस को याद रखने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं मियोसिस के साथ। मियोसिस में तो यहाँ पे मियोसिस वन लिखा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे मियोसिस वन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस क्या होता है। देखो, जब सेल साइकिल चलती है उसमें हमने देखा था कि सेल साइकिल में क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो सेल साइकिल जो होती है उसमें पहले एक फेज़ होता है जिसमें सेल जो है उसका डीएनए का अमाउंट जो है वो डीएनए डुप्लीकेट करता है। ठीक है, और या डीएनए रेप्लिकेट करता है और फिर डीएनए का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक फेज़ जो होता है उसमें डीएनए के अमाउंट में इंक्रीमेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तो सेल साइकिल में एक होता है इंटरफेज और दूसरा क्या होता है? एम फेज। एम फेज होता है डिवीज़न का फेज, जिसमें क्या होता है, डिवीज़न जब होता है तो उसको बोलते हैं एम फेज। तो जब सेल्स का डिवीज़न होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एम फेज बोलते हैं। और सेल का डिवीज़न ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो सेल का डिवीज़न जो होता है ये दो टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जिसको हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, यानी उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अगर 46 क्रोमोसोम पेरेंट्स में है तो ऑस्प्रिंग में भी या डॉटर सेल्स जो बनती हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। अगर 18 क्रोमोसोम पेरेंट्स में या ऑस्प्रिंग में है, पेरेंट्स में है या जो सेल है उसमें, तो जब वो सेल डिवाइड करेगी उससे जो ऑस्प्रिंग बनेंगे उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम रहते हैं। तो माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मियोसिस। मियोसिस जो होता है इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है ये रिडक्शन डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, इसमें दो स्टेजेस होती हैं मियोसिस में, और इसमें एक सेल से चार सेल बनती है। और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है मियोसिस के बारे में कि मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे एक पेरेंट सेल है उसमें मान लो 46 क्रोमोसोम है, उससे जो उसकी डॉटर सेल बनेंगी। ठीक है, एक सेल से जब सेल डिवाइड करते हो जब नए सेल बनती है तो उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सेल है, ये सेल है, तो ये अब डिवाइड करेगी तो इससे जो दो सेल बनेंगी नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब एक सेल है वो डिवाइड करती है तो उससे जो नई सेल्स बनती है उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जब मियोसिस होगा तो इसमें दो स्टेजेस हैं। ये पहली स्टेज में एक सेल से दो सेल बन रही है, और फिर इसके बाद जो स्टेजेस हैं तो उसमें दो से फिर चार सेल इस तरह से बन जाएंगी। फाइनली मियोसिस में फोर सेल्स बनती हैं। ठीक है, कितनी बनती हैं? चार बन जाती हैं। दो ये बन गई और ये दो इधर बना दिए, थोड़ा राइटिंग के ऊपर ये आ गया ना। तो ये इस तरह से चार सेल बन जाती हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, पहले एक सेल डिवाइड की जो दो सेल बनी, और फिर दो सेल अलग अलग डिवीजन करके फोर सेल्स बनी। अच्छा, इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर 48 था पेरेंट सेल में, तो इससे जो नई सेल्स बन रही हैं, डॉटर सेल्स जो बन रही हैं, सॉरी यहाँ पे 46 है, तो इसमें क्रोमोसोम अगर 46 था तो इससे जो डॉटर सेल बनी उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? उसमें 23 होते हैं। ठीक है, तो डॉटर सेल्स जो बनेंगी उसमें क्रोमोसोम 23 होंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो आप इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा कि मियोसिस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है। जितनी भी सेल फाइनली बनेंगी इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम ना। इसीलिए स्पर्म में, क्योंकि स्पर्म भी मियोसिस से बनते हैं, और स्पर्म या ओवा जो होता है, ओवा भी मियोसिस से बनता है। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवम में क्या होता है, वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, यानी उसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेरेंट सेल में अगर 2n क्रोमोसोम्स के डबल थे तो जो स्पर्म बना या ओवा बनी, डॉटर सेल्स जो बनी, उनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये मियोसिस होता कहाँ पे? जर्म सेल्स में मियोसिस होता है। कहाँ पे होता है? जर्म सेल्स में मियोसिस होता है। हमारी बॉडी में टू टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है ऑटो, जो हमारी बॉडी में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, या सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, उसके अंदर ऑटोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम। तो सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। एक होती है सोमैटिक सेल्स और दूसरी होती हैं जर्म सेल्स। दो तरह की सेल हमारी बॉडी में होती है। पूरी बॉडी जो कुछ दिख रहा है, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर ह्यूमन का या किसी एनिमल का, ये सोमैटिक सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर दिखता रहता है वो सोमैटिक सेल से बना है। और उनके अंदर जब स्पर्म प्रोडक्शन का जो टाइम होता है उस टाइम पे उनकी जर्म सेल्स एक्टिव रहती हैं और वो स्पर्म या ओवा, ठीक है, गैमिट का प्रोडक्शन करती रहती हैं।
तो ये जो है टेस्टिस या ओवरी, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें क्या बनती है, इनमें जर्म सेल्स यानी स्पर्म या ओवा बनता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि मियोसिस कब होगा और कहाँ होगा। मियोसिस जो होता है ये जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, और मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। मियोसिस से बनेंगे क्या, तो जनरली स्पर्म या ओवा का प्रोडक्शन मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, अब मियोसिस 1 जो है इसमें भी अलग अलग फेज़ होते हैं। तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे 1 करके सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जब प्रोफेज 1 की हम लोग ये बात करें, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं माइटोसिस में भी कि प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है। प्रोफेज में क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर मेटाफेज में वो इक्वेटर पे आ जाता है, यानी बीच में आ जाता है सेल के। हम ये पढ़ चुके हैं प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बारे में ना। यहाँ पे आप अगर डायग्राम देखें, एक बार आपको रिकॉल करा देती हैं चीज़ें। मियोसिस में भी सेम यही प्रोसीजर होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं आ जाता है। तो अगर आप प्रोफेज का डायग्राम देखें एक बार ऊपर का, यहाँ पे ठीक है, ये प्रोफेज का डायग्राम बना हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या था, हमारे सेल में क्रोमैटिन नेटवर्क था। ठीक है, सबसे पहले सेल में क्या था, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होने लग गए और ये क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोफेज स्टेज थी जिसमें क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसे थ्रेड का जैसा स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे कंडेंस होने लगा, इस तरह से स्पिंडल का जैसा स्ट्रक्चर बनाने लग गया। ये स्पिंडल का जैसा स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लग गया। इसके बाद फिर मेटाफेज बनने स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद क्या बनता है, मेटाफेज, यानी मेटाफेज में क्या होता है, ये सब क्रोमोसोम जो इधर उधर थे ये सब बीच में आने लगेंगे। सेंट्रियोल एस्टर रेस बनाएगा, स्पिंडल रेस, और ये खींच खींच के इसको बीच में सेंट्रल प्लेट पे ले आएगा, जिसको मेटाफेज बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम सारे बीच में आ जाएंगे, यानी इनका अरेंजमेंट हो जाता है। ये देखो मेटाफेज में क्या है, मेटाफेज में ये सब सेंट्रली अरेंज हो गए, क्रोमोसोम एकदम बीच में आ गए। ठीक है, एक रो में आ गए। ठीक है, तो ये एक इनका अलाइनमेंट हो जाती है, एक रो में आ जाते हैं, ये इस इक्वेटर पे आ जाते हैं, इसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। ठीक, तो प्रोफेज में क्या था, पहले तो वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में था, फिर वो धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और प्रोफेज और मेटाफेज आने तक ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। फिर मेटाफेज के लास्ट तक क्या होता है कि ये सेंट्रल में आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये टर्मिनल पे चले जाते हैं सेल में। ये सब कब हो रहा है, जब सेल का डिवीजन का टाइम है। ठीक है, जब सेल के डिवीजन का टाइम यानी एम फेज जो है, तो एम फेज में ये सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये एम फेज की बात कर रहे हैं। इंटरफेज अलग होती है, उसमें G0, S, G1, S और G2 और G0 ये सब अलग अलग फेजेस होती हैं। यहाँ पे हम लोग एनाफेज की बात कर रहे हैं जब, ठीक है, मेटाफेज के बाद जब वो बीच में थे अब वो किनारे किनारे जाना, यानी मेटाफेज प्लेट में वो बीच में रहते हैं, अब वो किनारे जाने लगते हैं। तो कुछ ऊपर चले गए और कुछ नीचे चले गए सेल में। ठीक है, या कुछ दाएं कुछ बाएं चले गए, इस तरह से डिवीजन हो जाता है। तो ये अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, साउथ और नॉर्थ, इस तरह से अलग अलग पोल पे चले गए। और फिर सेल्स क्या होगा, मतलब सेल्स में दूर दूर जब ये चलेगा तो सेल बीच से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और सेल एनाफेज में फिर बीच से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और टीलोफेज आते आते ये डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। तो मतलब 2 इसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एनाफेज तक ये 2 न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है और फिर साइटोकाइनेसिस में ये सेल पूरी तरह से डिवाइड कर जाती है। तो साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड कर जाती है। एनाफेज और टीलोफेज है, टीलोफेज में ये क्या, ये किनारे, टीलो का मतलब होता है एंड, टीलो का मतलब एंड होता है। तो ये मतलब ये क्रोमोसोम जो एंड पे पहुंच जाते हैं, दोनों एंड पे पहुंच जाते हैं। और एना का मतलब भी एंड समझ सकते हैं आप, और टीलो का मतलब भी, तो ये एंड पे पहुंच जाते हैं और अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब टीलोफेज में अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड, एक न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जब सेल डिवीजन आपको पढ़ा रहे तो बताए थे कि सेल डिवीजन जब होता है, एम फेज होता है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवीजन के पहले पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे शुरू में स्टार्ट में क्या था, एक न्यूक्लियस था। ठीक है, शुरू में स्टार्ट में सिंगल न्यूक्लियस था। फिर इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क में कुछ है मूवमेंट देखने को मिली, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह हट गई और ये क्रोमोसोम सिर्फ दिखे। ठीक है, ये क्रोमोसोम इसलिए बने ताकि ये न्यूक्लियस फिर से इनका डिवीजन हो जाए और ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में, जो एक न्यूक्लियस था ना वो 2 न्यूक्लियस में इस तरह से डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। जो क्रोमोसोम अलग अलग जगह पे गए थे वो फिर डिसॉल्व होने लगेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क में, तो वो डिसॉल्व होने लग जाते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क में और फिर से 2 पोल्स पे अलग अलग
यहाँ पे क्या बन जाते हैं, 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस, ये असल में साइटोकाइनेसिस दिखाया हुआ है, जो इंटरफेस लिखा है ना ये साइटोकाइनेसिस दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का अलग अलग डिवीजन, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो फिर सेल भी डिवाइड हो जाएंगी और इस तरह से एक सेल से 2 सेल बन जाती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आपको क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि हमें क्लियर हो गया है। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको पहले ही बता दिया था। अब मियोसिस जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मियोसिस में भी सेम यही चीज़ें आएंगी। जब आपको मियोसिस थोड़ा सा अभी पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किए थे, तो वहाँ पे आपको मियोसिस में समझाया था कि मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है। और मियोसिस में हम लोग देखते हैं कि इसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ऐसे स्टेजेस होती हैं। मियोसिस 1 में प्रोफेज जो होती है, प्रोफेज 1 ये थोड़ी इलेबोरेट स्टेज होती है ना, ये थोड़ी इलेबोरेट स्टेज होती है, थोड़ी बड़ी स्टेज और कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें अलग अलग फिर फेज, सब फेजेस भी होती हैं। तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 होती है, इसमें इसकी कुछ सब स्टेजेस भी होती हैं। ठीक है, तो ये वही प्रोफेज है ना जो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि वो क्या था, क्रोमैटिन नेटवर्क वहाँ पे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लगे थे। तो ये वही प्रोफेज 1 है। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, अब जब हम मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो प्रोफेज जो होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, ये लॉन्गर होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होती है। और जब इसको हम कंपेयर करते हैं माइटोसिस के प्रोफेज से, ठीक है, सब डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस ना, ये इस फर्दर 5 फेज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो प्रोफेज 1 ये माइटोसिस की प्रोफेज 1 जैसे ही होती है और ये लंबी और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ये भी याद आपको रखना है कि मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 जो होती है ये लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होती है। और इसको हम 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 5 फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेप्टोटीन की। तो लेप्टोटीन स्टेज होती है, इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको बताया था क्रोमोसोम इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना कि उसको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें राइबोसोम को देखना है तो राइबोसोम के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर नॉर्मल हमें क्रोमोसोम्स को देखना है तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी उसको देख सकते हैं। ठीक, तो लेप्टोटीन स्टेज जो होती है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं धीरे धीरे और ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस इस स्टेज में चलता रहेगा लेप्टोटीन में। इसके बाद सेकंड स्टेज जो है ये जाइगोटीन होती है। सेकंड स्टेज क्या होती है, जाइगोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन ना। और इस स्टेज में क्या होगा, अभी इसका न्यूमोनिक भी आपको बताएंगे, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है। जाइगोटीन में क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, तो क्रोमोसोम पेयर कर क्या बना लेंगे, साइनेप्सिस। ठीक है, और इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ना, जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं एक साथ आ जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिख स्टेजेस बनी होंगी तब ना, ये इसकी स्टेजेस जो हैं बनी है। ठीक है, देखो क्रोमोसोम एक जैसे क्रोमोसोम ये साथ साथ आ गए ना, इसी को तो बोला होमोलोगस क्रोमोसोम। 4 ये दिख रहा है, एक एक सिंगल क्रोमोसोम था, ये एक सिंगल क्रोमोसोम था, ये एक सिंगल क्रोमोसोम था, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ आ गए, इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, 2 क्रोमोसोम जो है वो एक साथ जब आ जाते हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, एक जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं जब वो साथ साथ आ जाते हैं ना, साइनेप्सिस से बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोल रहे हैं, जब 2 क्रोमोसोम साथ साथ में पेयरिंग कर लेते हैं तो इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनके लिम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे हम लोग नॉर्मल अगर क्रोमोसोम बनाए तो इस तरह का बनता है, ये हो गया नॉर्मल क्रोमोसोम। लेकिन वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखो, ये एक्स टाइप का दिख रहा है ना, ठीक है, एक्स टाइप का, तो ये क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें 2 क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जैसे ये एक्स टाइप का अगर स्ट्रक्चर, 2 क्रोमोसोम साथ साथ आ गए और ये एक्स
के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम, ये एक ही साइनेप्सिस जुड़ जाएंगे, साइनेप्सिस बना लेंगे, यहाँ पे सेंटर से सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है तो उनमें क्या होती है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो हर एक क्रोमोसोम की जो एक लिंब होगी उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक, तो इतना आप लोग क्लियर रखिएगा ये पॉइंट्स कि सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस बन रही है, ठीक है, ये एक साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से क्रोमोसोम साइनेप्सिस बनती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर डिटेल्ड स्टडीज इसकी करनी होती है तो फिर हम लोग साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें देखते हैं कि क्रोमोसोम का साइनेप्सिस इस तरह से हुआ है। तो वो भी किसी स्टेज में हो रहा है, जाइगोटिन स्टेज में ही हो रहा है कि साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में बाईवैलेंट या टेट्राड देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ साइनेप्साइड होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर की वजह से क्या बनते हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड बनते हैं। ठीक है, तो बाईवैलेंट या टेट्राड बनती है होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से, पेयर की वजह से। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं इनकी पेयरिंग की वजह से क्या बनते हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड बनते हैं। ये चार जो है ना, टेट्राड या बाईवैलेंट बोल सकते हैं। दो इसमें लिंब देखने को मिल रहा है तो बाईवैलेंट, या इस तरह से चार लिंब अगर टोटल हम लोग करें तो दो इसके और दो इसके क्रोमोसोम के, दो इस क्रोमोसोम के और दो हमने दूसरा क्रोमोसोम बनाया उसके दो लिंब। ठीक है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर होता है इसको लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर से किनारे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, एक लिम्ब हो गया, ये दूसरा लिम्ब हो गया ना, ये तीसरा लिम्ब हो गया, ये चौथा लिम्ब हो गया। इसको और बड़ा करके बना दें ताकि अच्छे से क्लियर हो। ये एक लिम्ब हो गया, ये दूसरा लिम्ब हो गया, तो ये बाईवैलेंट हो गया, ये तीसरा लिम्ब और ये चौथा लिम्ब। ये इसको इस तरह से बाईवैलेंट, दो लिम्ब है तो बाईवैलेंट बोल देंगे, और यानी तो दो दो चार, टोटल अगर काउंट करके बोले तो टेट्रावैलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है, बाईवैलेंट या टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो होता है, ठीक है, पैकेटीन में ज़्यादा विजिबल हो जाता है टेट्राड या बाईवैलेंट जो होता है। ठीक है, ये पैकेटीन स्टेज, इसके बाद आती है जाइगोटीन के बाद पैकेटीन आती है। ठीक है, तो जाइगोटीन के बाद पैकेटीन आती है, उसमें ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं बाईवैलेंट या टेट्राड जो होते हैं। पहली दो स्टेज होती है जो प्रोफेज 1 की, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है पहली दो स्टेजेस प्रोफेज 1 की, यानी जो लेप्टोटीन और जाइगोटीन स्टेज होती है बहुत तेज़ी से होती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है पैकेटीन। पैकेटीन जो होता है इसमें चार क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ठीक है, बाईवैलेंट के, वो डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे और टेट्राड की तरह अपीयर होने लगेंगे। चार लिंक मतलब हमको आसानी से उसको दिख जाएंगे। और इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होना है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की एक एक जो लिंब होगी ये होगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ना। ये है सिस्टर क्रोमैटिड थी, एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे दो लिंब थे, ये तो सिस्टर क्रोमैटिड थी। और ये दूसरा वाला देखो आप, इसमें पिंक वाले पे रेड दिख रहा है और ब्लू वाले पे डार्क ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग है, तो ये दोनों अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसमें जो इनके क्रोमैटिड है इसको क्या बोलेंगे, इसके क्रोमैटिड को ना और इसके क्रोमैटिड को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला क्रोमैटिड जो था तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, इसके बाद इरेज करके दोबारा से बना देते हैं, बहुत ज़्यादा ये भर गया है ना। ठीक, अभी ये थोड़ा इरेज हो जाएगा, टाइम लगता है लोड होने में। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये जो लिंब है ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का है और ये जो लिंब है ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ना। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसी तरह से इस का एक लिंब इस क्रोमोसोम का, कोई भी एक लिंब हो सकता है, जरूरी नहीं वही वाला लिंब हो, इस क्रोमोसोम का एक लिंब। ठीक है, तो ये अलग अलग लिंब हो गए, अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के, तो इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है
और जो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं ना। ये देखो यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ये पिंक वाला जो है रेड के पास ये पिंक वाला है, ब्लू के पास ये रेड वाला है, डार्क ब्लू वाला है, तो ये डार्क ब्लू वाला इसके पास चला जाएगा, इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये अब समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पे इसको ब्लू कर दिए ना, तो ये जो क्रोमोसोम था इसके पास ब्लू वाला पार्ट आ गया, ये वाला, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का, और इसके पास रेड वाला पार्ट आ गया। इसको कलर बदलेगा, रेड कलर ये वाला लगा दें, तो इसको रेड कर दें। अब ये एक्सचेंज क्या हुआ समझ में? क्या चीज़ एक्सचेंज हुई है? आपको ये समझना है क्या चीज़ एक्सचेंज हुई है। थोड़ा और जूम कर दें क्या डायग्राम, ये चीज़ अगर क्लियर हुई होगी, अब इतना चीज़ अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका जो एक लिम्ब का एक पोर्शन था, एक पार्ट था, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, और इसके लिम्ब का एक जो पार्ट है, ये ब्लू वाला हिस्सा, रेड वाला हिस्सा जो है, वो रेड वाला हिस्सा कहाँ चला गया? ये दूसरे क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम था उसके पास चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेड वाला हिस्सा आ गया, और इसका जो ब्लू वाला हिस्सा था ये इस क्रोमोसोम के, ठीक है, रेड वाले क्रोमोसोम के पास आ गया। तो ये जो एक्सचेंज ये दोनों किए हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या किए? एक दूसरे से एक्सचेंज किए, एक दूसरे को अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके आगे की स्टेप की। तो ये क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है? ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हमें कब देखने को मिल रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है पैकेटीन स्टेज में। कब देखने को मिल रहा है? पैकेटीन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पैकेटीन स्टेज में जनरली हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक, और किस स्टेज में क्या क्या देखने को मिल रहा है ये आपको याद रखना है, जिससे कि ये चीज़ें आपको माइंड में रहें और आप सही से आंसर कर पाएँ क्वेश्चन का, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अलग अलग स्टेज और उसके कैसे उसको हम पहचान सकते हैं अलग अलग स्टेजेस को। तो इसलिए आप लोग इसको माइंड में रखिएगा इन चीज़ों को। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर को ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, ये याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है, और इसमें एंजाइम कुछ इन्वॉल्व होते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेस। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेस। तो ये रिकॉम्बिनेस एंजाइम जो होता है ये क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम की वजह से रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ये एक आपको एंजाइम इससे रिलेटेड याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड, जिसको हम रिकॉम्बिनेस बोल रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर जो होता है इससे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का दो क्रोमोसोम पे, और ये जो रिकॉम्बिनेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये कंप्लीट होता है पैकेटीन के एंड पे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन पैकेटीन स्टेज के एंड पे, यानी स्टेज ये जो फेज थी, ठीक है, प्रोफेज 1 की जो पैकेटीन स्टेज थी, तो सबसे पहले क्या आई थी? लेप्टोटीन आई थी, फिर जाइगोटीन आई थी, फिर पैकेटीन। तो पैकेटीन का एंड होते होते रिकॉम्बिनेशन भी खत्म हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रॉसिंग ओवर से लिंक रहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर साइड पे एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ स्टेजेस हैं, कुछ जो है इसके पैकेटीन में कुछ चेंजेस है जो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पैकेटीन में क्या क्या देखने को मिल रहा है एक बार फिर से स्टार्ट से देख ले। सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? ये सब प्रोफेज के अलग अलग फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अभी डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस भी आएगा। लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? क्रोमोसोम्स जो थे क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो रहा था, क्रोमोसोम बन रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद जाइगोटीन आया। जाइगोटीन में क्या हुआ? ये क्रोमोसोम्स जो थे ये पेयरिंग करके साइनेप्सिस बना दिए। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना देते हैं ना। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बाईवैलेंट और टेट्राड जैसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये विजिबल, क्लियरली विजिबल कब होते हैं? पैकेटीन में।
पैकेटीन में ये जो होते हैं टेट्राड बाइवेलेंट, ये विजिबल हो जाते हैं और अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, आपस में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से ये क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये पैकेटीन के एंड पे कंप्लीट हो जाता है और क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की साइड पे वहीं पे रहेंगे जहाँ पे उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन स्टेज चालू होती है। ठीक है, अभी इसका न्यूमोनिक भी आपको बताएंगे कि इन सारे स्टेजेस को आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोटीन जो होता है ये डिप्लोटीन ये कैसे होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा, डिप्लोटीन मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ का सेपरेट होना। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन होगा, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा। ठीक है, और टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। बताया ना अभी आपको डिप्लोटीन का मतलब क्या, सेपरेशन। ठीक है, तो ये सेपरेट होने लगते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम से जो थे वो साथ साथ आए थे अब वो अलग अलग होने लग जाएंगे। यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम आए पहले पास पास में, एक दूसरे से एक्सचेंज किया, अब वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो थे पास पास हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, अब ये क्या होंगे, नीचे है क्या डायग्राम, ये है डायग्राम। तो ये पास पास थे, अब ये अलग अलग सेपरेट होने लग जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो पहले ये दोनों पास पास आए, इन्होंने एक्सचेंज किया एक दूसरे से, अब ये क्या होंगे, अलग अलग सेपरेट होने लग जाएगी। यहाँ पे अभी आप समझ सकते हैं तो बहुत अंड हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये क्रोमोसोम्स वगैरह पास पास आए थे। ठीक है, अब ये सेपरेट एक दूसरे से होने लग जाते हैं, अलग अलग जो सेपरेशन हो रहा है ना इस तरह से। ठीक, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम अलग अलग जाने लगेंगे। तो डिप्लोटीन में इनका सेपरेशन होता है। ठीक है, और साइट ऑफ क्रॉसओवर पे ये लिंक रहते हैं ना, एक जगह पे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे क्रॉसओवर की साइड पे, वो डायग्राम इसमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्रोमोसोम जब अलग अलग होते हैं ना तो एक जगह पे क्रॉसओवर कर जाते हैं, जिस वजह से वो एक जगह पे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कैस्मेटा, एस की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, जिसको कैस्मेटा बोलते हैं। अलग होने की कोशिश तो करते हैं लेकिन एक जगह पे एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। तो एक जगह पे जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्रोमोसोम है, ये दूसरे क्रोमोसोम से, होमोलोगस क्रोमोसोम से इस तरह से ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, ये देखो ये दिखा है ना, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये इस जगह पे ये दूसरे क्रोमोसोम, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है एक्स टाइप का। ठीक है, तो इससे ये ज्वाइंट रहता है, तो कैस्मेटा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। एक और बार इसको बना के दिखा दें, ये क्रोमोसोम है जी, बन रहा सही बन नहीं रहा, माउस पैड सही से काम नहीं कर रहा। चलो, तो ये है और ये है, ये बन गया। और ये एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, इसका लिंक जो है ये दूसरे से इस तरह से ये ज्वाइंट अटैच्ड है, यानी तो सही से फ्रीली चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे से अटैच है, तो इस तरह का एक्सेस, ये बीच में यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। ठीक है, दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में तो ये जंक्शन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को बोलते हैं कैस्मेटा। क्या बोलते हैं, कैस्मेटा बोलते हैं। तो ये कैस्मेटा बनता है। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसको कैस्मेटा, ये कब बनता है, डिप्लोटीन में बनता है। ऊ साइड जो है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, तो ऊ साइड्स जो होते हैं उनमें डिप्लोटीन स्टेज जो कहते हैं ना कि ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में कि सेकेंडरी ऊ साइड जो रिलीज होती है ओवरी से ना, वो ओवम नहीं बनती, यानी ओवरी से ओवम रिलीज होना चाहिए था लेकिन ओवरी से ओवम नहीं रिलीज होता, बल्कि वो सेकेंडरी ऊ साइड के फॉर्म में रहता है। तो असल में वो डिप्लोटीन स्टेज में वो कैप्चर रहता है। ठीक है, उसका मियोसिस जो है वो रुका रहता है। ठीक है, इस वजह से वो सेकेंडरी ऊ साइड में वो रहती है, स्टेज में रहती है। ठीक है, आप लोग जब पढ़ेंगे क्लास 12 में ओव्यूलेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें ओव्यूलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो होता है ना 14 डेज पे होता है, ओवरी से ओवम निकलता है, लेकिन वो असल में सेकेंडरी ऊसाइड के फॉर्म में रहता है, क्योंकि उसमें उसका मियोसिस रुका रहता है, डिप्लोटीन स्टेज में रुका रहता है। फिर जब स्पर्म उसको पास आता है, उसको फर्टिलाइज करता है, उस टाइम पे उसका डिवीज़न होता है, मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है और वो डिप्लोटीन स्टेज जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्टिब्रेट के उस साइड में ये डिप्लोटीन स्टेज देखने को मिलती है, यानी उसमें कैस्मेटा टाइप के हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डिप्लोटिक स्टेज में साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो डिसोल्यूट हो जाएगा, जो क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो तो अलग अलग होने लगेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे सेपरेट होने लगेंगे, लेकिन वहाँ पे उनके जो क्रॉस ओवर जहाँ पे होता है ना, उस साइड पे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, नीचे से एक दूसरे यहाँ से। ठीक है, ऊपर से तो ये दूर दूर जाएंगे लेकिन नीचे से जुड़े होते हैं एक्स कैस्मेटा वाली साइड से या क्रॉसिंग ओवर वाली साइड से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, उस साइड में
क्योंकि उसमें वो डिप्लोटीन स्टेज में रहती है ना। इसके बाद लास्ट स्टेज जो है प्रोफेस मियोटिक प्रोफेज 1 की ना। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आपको क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि हाँ इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 यानी मियोटिक प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें डायाकाइनेसिस ना, कि डायाकाइनेसिस होता है। डायाकाइनेसिस बोलते हैं लास्ट स्टेज को, क्या बोलते हैं, डायाकाइनेसिस। ठीक। और ये मियोटिक प्रोफेज की लास्ट, सबसे पहले क्या थी, लेप्टोटीन, उसके बाद क्या थी, जाइगोटीन, उसके बाद क्या थी, पैकेटीन, अब क्या है, डायाकाइनेसिस ना। ये सीक्वेंस में याद रखना है। ये कैसे याद रहता है, अभी इसका आपको एक न्यूमोनिक बताते हैं। लास्ट स्टेज हमारी डायाकाइनेसिस है। अच्छा, न्यूमोनिक पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे याद रखेंगे ये चारों स्टेज। ठीक है, तो इसके याद रखने का तरीका क्या है, आप लोग याद रख लीजिए। लेजी, ठीक है, लेजी, देखो लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, ठीक है, तो ये लेजी बन जाएगा ना, लेजी। और एक है पैकेटीन, एक है पैकेटीन, फिर इसके बाद है डिप्लोटीन, फिर इसके बाद क्या है, डिप्लोटीन है, और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस ना। तो अगर आप देखें इनका एक एक दो दो तीन तीन लेटर हम लोग उठा रहे हैं हर एक स्टेज का स्टार्टिंग का हिंट के लिए। तो लेजी, पी डी, ये क्या, ये पैकेटीन है ना, तो पी ए डी आई, डिप्लोटीन का डी आई, पैकेटीन का पी ए, डिप्लोटीन का डी आई, पड़ी, और ये क्या है, दिया, एक किसी गर्ल का नाम हो सकता है दिया, तो लेजी, पड़ी, दिया, इस तरह से इसको नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेज हम लोग याद रख सकते हैं, लेजी, पड़ी, दिया ना। तो दिया कोई गर्ल है जो आलसी पड़ी हुई है ना, तो ये लेजी, पड़ी, दिया करके ये पूरी चारों स्टेजेस, हम 5 स्टेजेस जो हैं ये, इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। ठीक है, ले से क्या हो जाएगा, लेप्टोटीन, ले से हो जाएगा लेप्टोटीन, ठीक है, और जेड वाई से क्या हो जाएगा, जाइगोटीन, जेड वाई से क्या हो जाएगा, जाइगोटीन ना, जेड वाई से जाइगोटीन, और पी ए से, पड़ी का पी ए यानी पैकेटीन, पड़ी का पी ए यानी पैकेटीन, ठीक है, पैकेटीन स्टेज। और यहाँ पे लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होती है लिखने में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा है, पैकेटीन, और पड़ी, डी यानी डी आई, तो ये डी आई, पड़ी, डी आई, डिप्लोटीन भी हो जाएगा, डी आई क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन, और फिर दिया है तो दिया से डायाकाइनेसिस, दिया से क्या हो जाएगा, डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन। बस एक याद रखने के लिए उसको इस तरह से याद रखते हैं, डी आई ए से क्या हो जाएगा, डायाकाइनेसिस हो जाएगा ना। तो आपको ये याद रखना है, डायाकाइनेसिस, ठीक है, डायाकाइनेसिस, ठीक। लेजी, पड़ी, दिया ना, ले से लेप्टोटीन, जाई से जाइगोटीन, पी ए से पैकेटीन, पड़ी, डी यानी डी आई, तो डिप्लोटीन, और डाया यानी डायाकाइनेसिस, दिया, दिया यानी डायाकाइनेसिस। तो लेजी, पड़ी, दिया अगर आप लोग याद रखें तो ये 5 स्टेज आपको याद रहेगी। एक बार फिर बोलते हैं, ठीक है, लेप्टोटीन, लेजी का ले, लेप्टोटीन, और जी, जेड वाई, जाइगोटीन, ठीक है, पड़ी का पी ए, पैकेटीन, और डी आई, डी का डी आई, डिप्लोटीन, और दिया, दिया का क्या, डी आई ए, डायाकाइनेसिस, ठीक है, दिया, लेजी, पड़ी, दिया यानी डायाकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस ना, लेजी, पड़ी, दिया, इस तरह से याद रख लो। ठीक, तो ये 5 स्टेजेस आपको याद रहेंगे, नाम सीक्वेंस में याद रहेंगे। और अगर सीक्वेंस एग्जाम में दे देता है लिखने को, मान लो इनकरेक्ट सीक्वेंस लिखा, उसको करेक्ट करके लिखना है ना, या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। या एफआईबी टाइप में दे दे एमसीक्यू कि ये इस सीक्वेंस में मान लो 3 सीक्वेंस दिए, बीच में एक सीक्वेंस मिसिंग है, ठीक है, एक स्टेज मिसिंग है तो उसको आपको भरना है ना। 5 मान लो स्टेजेस दिए, एक बीच में मिसिंग है, वो आपको भरना है। तो आप लोग अगर आपको सीक्वेंस से याद रहेगा तो आप लोग बता पाओगे। तो इसलिए ये जो है न्यूमोनिक, इसका याद रखना, लेजी, पड़ी, दिया यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, और डायाकाइनेसिस। तो इससे आपको याद रहेगा ये सारी स्टेजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सीक्वेंस, ठीक है। और इतना अगर आपको क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चैनल शेयर कीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि डायाकाइनेसिस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो डायाकाइनेसिस जो होता है ये काइस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन, यानी यहाँ पे काइस्मेटा भी फिर टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन हो जाता है, क्रोमोसोम पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं, देखो अलग अलग हो गए क्रोमोसोम ना, क्रोमोसोम्स अलग अलग दूसरे से हो गए, ठीक है, काइस्मेटा टूट गया। यहाँ पे असल में यही दिखाया गया था, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये काइस्मेटा, यहाँ पे थोड़ा सा काइस्मेटा के जैसे एक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो गए, तो एकदम एक दूसरे से अलग अलग क्रोमोसोम है, ठीक है। तो काइस्मेटा जब होता है तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग। ये चीज़ क्लियर है ना, कि काइस्मेटा के बाद जब
डायकाइनेसिस की स्टेज होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो होते हैं फुली कंडेंस्ड होते हैं एट द माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर ना, ये क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट, मतलब वही सेपरेशन वगैरह चल रहा होता है। और डायकाइनेसिस के एंड की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा डायनेसिस के एंड पे और न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा ये भी टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है। तो डायकाइनेसिस तरह से क्या ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ये याद रखना आपको। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी 4 स्टेजेस में से ट्रांजिशन टू मेटाफेज है ना। तो डायकाइनेसिस जो होती है ये एक सिग्नल होती है, ये स्टेज होती है, सिग्नल होती है कि अब सेल जो मेटाफेज स्टेज में जाने वाली है, यानी जो पहले प्रोफेज स्टेज में थी अब मेटाफेज स्टेज में जाने वाली है। तो डायकाइनेसिस क्या होता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज एक तरह से होता है। टाइम चेक कर लो। तो ये हमारी आज थी प्रोफेज 1 की सारी स्टेजेस और इसमें आपको न्यूमोनिक बता दिया, इसको आपको याद कैसे रखना है। हमने पढ़ा मियोसिस 1 जो होता है। ठीक है, मियोसिस में हमने देखा कि मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 2 स्टेजेस थी मियोसिस में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में भी प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इस तरह से सारी स्टेजेस 1 वाली होती हैं। प्रोफेज 1 में भी देखा हमने अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इन 5 स्टेजेस को हमने याद रखने के लिए न्यूमोनिक भी देखा, लेजी पढ़ी दिया। ठीक है, ये न्यूमोनिक है। ठीक है, और ये याद रखना है आपको। और इसके बाद हमने हर एक स्टेज के बारे में देखा कि लेप्टोटीन स्टेज इसमें क्या हो रहा है, लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम बनता है, यानी क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। दूसरा है जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन में क्या होता है, तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बनते हैं, साइनेप्सिस वगैरह बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं। और जाइगोटीन के बाद इसमें साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स वगैरह भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है कौन सी स्टेज आती है इसके बाद, पैकेटीन। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हमको देखने को मिलता है, यानी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं आपस में एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो आपस में एक्सचेंज करते हैं मटेरियल का, तो इसी को हम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। पैकेटीन को ही हम लोग रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर ही बोलते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि मदर और फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जब वो जनरेशन उसमें आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो मिक्सअप रहते हैं। ठीक है, कुछ फादर वाले करेक्टर आते हैं, कुछ मदर वाले करेक्टर्स आ जाते हैं, तो वो इसी की वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, नई नई वेरिएशन देखने को मिलती है। तो इसके बाद क्या हो, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, और ये किस एंजाइम की वजह से होता है, रिकॉम्बिनेस। ठीक है, और ये क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हो रहा है, पैकेटीन में, ये आपको याद रखना है ना। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि साइनोप्टेनेमल किस स्टेज में बन रहा है, जाइगोटीन में। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हो रहा है, पैकेटीन में। ठीक, डिप्लोटीन स्टेज में क्या देखने को मिलता है कि डिप्लोटीन स्टेज में होता है ये साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, यानी ये टूट जाता है साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, लेकिन वो जो क्रॉसिंग ओवर की साइट होगी वहाँ पे वो एक दूसरे से लिंक रहेंगे, तो एक कास्मेटा जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, एक कास्मेटा जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कास्मेटा का फॉर्मेशन कब होता है, डिप्लोटीन स्टेज में, ये भी याद रखना है। इसके बाद है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, डायाकाइनेसिस में ये पूरी तरह सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम, जब एक दूसरे से मटेरियल का एक्सचेंज कर लिए थे, अब ये कास्मेटा भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और डायकाइनेसिस में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अच्छा, कास्मेटा का हमने एग्जांपल पढ़ा था ऊसाइड में हमें कास्मेटा जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी ऊसाइड जो होता है वो असल में डिप्लोटीन स्टेज में होता है ओवुलेशन के टाइम पे। ये भी याद रखना है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है आपका, और इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो इस पर आपको बहुत फोकस करना है। फाइनल स्टेज जो डायकाइनेसिस हमने पढ़ी प्रोफेज 1 की, आज हम लोग यहाँ तक प्रोफेज 1 तक कवर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1 और टीलोफेज, ये सारी स्टेजेस हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कुछ स्टेजेस अभी इसकी और बाकी हैं ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डायकाइनेसिस में क्या होगा, डायकाइनेसिस जो है इसमें क्रोमोसोम जो है फिर से जो है सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, और न्यूक्लियर एनवलप इस टाइम पे ब्रेक डाउन होगा, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि डिवीजन के लिए जगह चाहिए ना, डिवीजन के लिए जगह चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन के लिए, तो ये न्यूक्लियोलस जो हो गया वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो भी खत्म हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल वगैरह इस टाइम पे डिसअपियर होने लगते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बचा रहता है। इस
डायकाइनेसिस को हम लोग ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी बोलते हैं। डायकाइनेसिस क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज 1। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर इतना क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग अभी तक हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएँ। और इस लेक्चर को आप लोग दोबारा से एक बार रिप्ले करके देखिएगा, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहती है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको हम लोग चाहे तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक बार देख लेते हैं, लोड हो रहा है पेज थोड़ा सा, लास्ट में भी कितना बाकी है एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चाहे तो कवर करेंगे, ठीक। तो आज हमने पढ़ा मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के बारे में, मियोसिस के 1 के प्रोफेज 1 स्टेज, क्योंकि मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, तो मियोसिस 1 के बारे में, उसमें जो प्रोफेज 1 की जो डिफरेंट स्टेजेस थी उसके बारे में आज हमने पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे मेटाफेज 1 के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।